देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। यानी देखिए ये टॉपिक जो है हमारे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो देखिए आप जो है मार्शल लर्नर दशा यह बतलाती है कि विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर रहेगा यदि आयातों की मांग की कीमत लोचों और निर्यातों की मांग की कीमत लोचों का योग एक से अधिक है, एक से कम है, एक के बराबर है या फिर शून्य है। देखिए इसके अंतर्गत बनेगा यानी एक के बराबर है तो आंसर देखिए इसमें जो है ये बन जाएगा सी आंसर, यानी कि एक का सी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं अवमूल्यन की जो है सफलता निर्यात और आयात के मूल्य मांग की लोच पर निर्भर करती है। मतलब देखिए डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन की जो सफलता है वो निर्यात तथा आयात के मूल्य मांग की लोच पर निर्भर करती है, जिसे मार्शल लर्नर दशा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब समझिएगा एक तरह से जो है मार्शल लर्नर दशा जो है एक तरह से अवमूल्यन की ही बात है, अवमूल्यन का ही एक रूप है। इसके अनुसार जो है अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात की मूल्य मांग की लोच तथा उसके आयात की मूल्य मांग की लोच के योग से अधिक हो। यदि इसका योग जो है इकाई से कम हुआ तो अवमूल्यन के बाद भुगतान संतुलन और प्रतिकूल होगा, और यदि वह इकाई के बराबर होगा तो अवमूल्यन का भुगतान संतुलन पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा। यदि आयात और निर्यात की मांग की कीमत लोचों का योग एक के बराबर है तो विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर रहेगा। समझ लीजिए देखिए मैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए अवमूल्यन का क्या है, अवमूल्यन कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे देश की अपेक्षा कोई वस्तु है हमारी जो है दूसरे देश में हम निर्यात करते हैं तो अपनी ही की वस्तु की कीमत को कम कर देना, घटा देना। मतलब जैसे पेन है, पेन की कीमत मान लीजिए आज हमने 5 रुपए रखी है, अब इसकी हम जो है अपने जो है 4.5 रुपए कर देते हैं। अब 4.5 रुपए करने से क्या होगा, इसका दो बेनिफिट होगा। एक तो इसकी मांग बढ़ जाएगी यानी कि है, और दूसरी जो है इसकी मतलब जो है डिमांड हो जाएगी, यानी इससे जो है आयात कम होंगे और निर्यात बढ़ जाएंगे। देखो इसकी कीमत कम होने से कैसे कि मतलब जो है जो बाहर देश में 5 बिकती थी वो 6 बिकेगी, और जो हमारे देश में जो 5 बिकती वो भी 6 बिकेगी। मतलब जो है इस तरह से देखिए हमारे आयात अवरुद्ध होते हैं और निर्यात बढ़ जाते हैं अवमूल्यन से। ये चीज देखिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नम्य विनिमय दर व्यवस्था में भुगतान संतुलन के असंतुलनों को एक विनिमय दरों पर परिवर्तन लाकर सही किया जाता है। दूसरी बात देखिए, मुद्रा और आरक्षित निधि के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह द्वारा यही किया जाता है। अब देखिए इसमें अगर मान लें हम बात करते हैं, देखिए इसका देखिए मतलब जो है केवल एक, बी यानी केवल 2, सी में 1 2 दोनों, न तो 1 न 2, आंसर बनेगा इसका बी। यानी कि जो है ये कथन देखिए मुद्रा और आरक्षित निधि के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह द्वारा सही किया जाता है, तो आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए जो है नम्य विनिमय दर व्यवस्था, इसमें जो है यानी नम्य विनिमय दर व्यवस्था में भुगतान संतुलन के असंतुलनों को मुद्रा तथा आरक्षित निधि के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह द्वारा सही किया जाता है। मतलब एक बार फिर देखिए कि नम्य विनिमय दर व्यवस्था में भुगतान संतुलन के असंतुलनों को मुद्रा तथा आरक्षित निधि के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह द्वारा सही किया जाता है। स्थिर विनिमय दर अवस्था में विनिमय दरों में परिवर्तन लाकर भुगतान संतुलन के असंतुलनों को भी सही किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा केवल 2, आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्याज समानता का निहितार्थ है, यानी एक ब्याज समानता का निहितार्थ है।
ए, सभी देशों में ब्याज दरें सम मूल्य पर है। विदेशी विनिमय बाजार में हाजिर दरों या वायदा दरों का संचालन समान है। अब इसके देखिए मतलब ये है विदेशी मुद्रा जमाओं की संभवतः धारक उन्हें समानता वांछनीय नहीं परिसंपत्तियों के रूप में देखते हैं। एक दशा जो यह बताती है कि किन्हीं भी दो देशों की जमाओं पर प्रत्याशित प्रतिफल जबकि एक मुद्रा पर मापे जाते हैं समान होते हैं। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका डी आंसर बन जाता है। एक दशा जो यह बताती है कि किन्हीं दो देशों की जमाओं पर प्रत्याशित प्रतिफल एक ही मुद्रा में मापे जाते हैं समान होते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं ब्याज समानता वह दशा है, यानी ब्याज समानता वह दशा है जबकि किन्हीं दो देशों की जमाओं पर प्रत्याशित प्रतिफल जब एक ही मुद्रा पर मापे जाते हैं तो समान होते हैं। देखिए आंसर बना इसका डी, यानी आंसर बन जाता है इसका डी। ध्यान से देखिएगा इनको, यह है 19वीं शताब्दी के स्वर्णमान व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्कृष्ट वर्णित करता है? ए, तिरती विनिमय दरों वाली विनिमय व्यवस्था, स्थिर विनिमय दरों वाली स्वचल व्यवस्था, स्थिर विनिमय दरों वाली विनियमित व्यवस्था, तिरती विनिमय दरों वाली स्वचल व्यवस्था। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा सी, यानी स्थिर विनिमय दरों वाली विनियमित व्यवस्था। तो आंसर बन जाता है इसका सी। अब देखिए 19वीं शताब्दी के स्वर्णमान व्यवस्था स्थिर विनिमय दरों वाली विनियमित व्यवस्था थी, यानी कि देखिए 19वीं शताब्दी की जो स्वर्णमान व्यवस्था स्थिर विनिमय दरों वाली विनियमित व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में एक स्थिर दर पर निश्चित कर दिया जाता था। इसे अनुकरण करने वाले देश इसमें तभी परिवर्तन करते थे जबकि आर्थिक परिस्थितियां बाध्य कर देती थी। मतलब देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, विश्व बैंक की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बोर्ड ऑफ गवर्नर सर्वोच्च निकाय है। दो, एक सदस्य देश गवर्नर का मताधिकार तत्व संबंधी देश वे वित्तीय अनुसंधान से संबंधित होते हैं। यह अपने सदस्यों को अल्पकालिक ऋण अपने अस्थायी भुगतान संतुलन के असंतुलनों को ठीक करने के लिए देता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है एक और दो, यानी एक और दो आंसर बन गया इसका बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है इसका बात करते हैं हम जो है, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर विश्व बैंक का सर्वोच्च निकाय है, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है विश्व बैंक का सर्वोच्च निकाय है। विश्व बैंक के संबंध में सदस्य देशों द्वारा ही मतलब जो है प्रार्थित पूंजी के बदले सदस्य देश के उत्तरदायित्व तथा उनके प्रशासकीय अधिकारों का सीमा को निर्धारित करते हैं। और इसमें देखिए बैंक से प्राप्त हो सकने वाले ऋण की सीमाएं निर्धारित नहीं करते। प्रत्येक सदस्य देश के 50 अंशदान पर एक अतिरिक्त वोट प्राप्त होते हैं। भुगतान संतुलन के असंतुलनों को ठीक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रयास किए जाते हैं। विश्व बैंक अपने ही सदस्यों की नीतिगत सुधारों तथा विकासात्मक परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं और यह नीतिगत राय तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? एक, अमेरिका कोषागार द्वारा अल्पकालिक देयताओं को स्वर्ण में परिवर्तित करने से मना करना है। अमेरिका डॉलर को अपरिवर्तनीय बनाने की कार्रवाई। 3, अमेरिका डॉलर का 1973 में अवमूल्यन। अब देखिए इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा, इसमें देखिए यानी कि 1 और 2 सही है, आंसर बना बी, इसका बी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की विफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि
उस समय अमेरिका ने अल्पकालिक देयताओं को स्वर्ण में परिवर्तित करने से मना कर दिया था। तब अमेरिका डॉलर को अपरिवर्तनीय बनाने का प्रयास भी किए गए। तो आंसर बना इसका बी बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशुल्कीकरण किसे निर्दिष्ट करता है? यानी प्रशुल्कीकरण किसे निर्दिष्ट करता है? ए, कोटा का केवल प्रशुल्कों द्वारा प्रतिस्थापन, सभी प्रचलित गैर प्रशुल्कीय प्रतिबंधों का प्रशुल्क द्वारा प्रतिस्थापन, प्रशुल्कों के सामान्यता कम करना, प्रशुल्कों द्वारा को बढ़ाने की संस्वीकृति प्राप्त करना। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है बी, यानी कि है सभी प्रचलित गैर प्रशुल्कीय प्रबंधों का प्रशुल्क द्वारा ही प्रतिस्थापन है। अब देखिए आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए प्रशुल्कीकरण की वह प्रक्रिया का तात्पर्य सभी प्रचलित गैर प्रशासकीय मतलब प्रशुल्कीय प्रतिबंधों का प्रशुल्क द्वारा प्रतिस्थापन है। मतलब समझिए एक तरह से कि प्रशुल्कीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य सभी प्रचलित गैर प्रशुल्कीय प्रतिबंधों का प्रशुल्क द्वारा प्रतिस्थापन है। गैर प्रशुल्कीय प्रतिबंधों के अंतर्गत प्रत्येक यानी प्रत्यक्ष प्रतिबंध जैसे कोटा, मौद्रिक प्रतिबंध, तकनीकी व प्रशासकीय प्रतिबंध जैसे अंतरराष्ट्रीय संविधाएं, कस्टम यूनियन आदि आते हैं। प्रशुल्कीकरण की वह प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी को प्रशुल्क द्वारा ही प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखिए इसमें आंसर इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पूंजी का घटक है? अब इसे बताना है विदेशी पूंजी का घटक है। अनुदान और ऋण, विदेशी वाणिज्य उधार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनिवासियों की जमाएं ये डिपॉजिट। अब देखिए इसमें जो है विदेशी पूंजी के जो घटक हैं ये चारों ही हैं, 1 2 3 4। आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए इसके अंतर्गत जो विदेशी पूंजी के जो घटक हैं, देखिए इसमें जो है हम बात करते हैं अनुदान और ऋण, विदेशी वाणिज्य उधार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश जिसके अंतर्गत एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, निर्गत विदेशी संस्थागत निवेश, ऑफशोर फंड एंड सम्मिलित है। और इस तरह ही अनिवासियों की जमाएं। देखिए इसमें आंसर बन गया आपका ए। नेक्स्ट, पूंजी लेखा शेष निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है? पूंजी लेखा शेष देखिए आप जो है निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है? ए, राष्ट्र की वस्तुओं और सेवाओं को शुद्ध निर्यात, राष्ट्र की वित्तीय दावों का शुद्ध निर्यात, राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय शासकीय आरक्षित परिसंपत्तियों का निर्यात, राष्ट्र की वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय दावों का शुद्ध निर्यात का योग है। अब देखिए इसमें जो है इसका आंसर बनेगा इसमें सी, राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय शासकीय आरक्षित परिसंपत्तियों का निर्यात। यानी पूंजी लेखा का जो निर्दिष्ट करता है राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय शासकीय आरक्षित परिसंपत्तियों का निर्यात। देखिए आंसर बन जाता है इसमें सी। अब देखिए पूंजी खाता पूंजी का वित्तीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत स्वर्ण सहित अल्पकालिक और दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोषों के हस्तांतरण संबंधी सभी भुगतान, सभी ऋणों और सभी विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार के लेन देन निजी व्यक्तियों या संस्थाओं या सरकारों द्वारा या फिर दोनों के द्वारा हो सकते हैं। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोविंस सिंगर परिकल्पना यानी प्रोविंस सिंगर परिकल्पना निम्नलिखित में से किस एक में सम्मिलित रखती है? कम विकसित देशों के आयात निर्यात की स्थिति, विकसित देशों के आयात निर्यात की स्थिति, कम विकसित देशों के भुगतान संतुलन, विकसित देशों का भुगतान संतुलन। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका ये आंसर बन जाता है, यानी कि कम विकसित देशों के आयात निर्यात की स्थिति। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, प्रोविंस सिंगर ने संयुक्त राष्ट्र संगठन में प्राप्त समकों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कृषिगत वस्तुओं की कीमतों की प्रवृत्ति अल्पकाल में अस्थिर
और दीर्घकाल में गिरने वाली होती है, जबकि औद्योगिक वस्तुओं में ऐसी प्रकृति नहीं होती है। विकासशील देशों के निर्यात में प्राथमिक पदार्थों का प्रतिशत अंश अधिक होता है, अतः इनको व्यापार की शर्तों प्रतिकूल हो जाती हैं, और व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण यह भी है कि विकासशील देशों के विदेशी व्यापार में एक दुष्चक्र पाया जाता है। इस दुष्चक्र का जो परिणाम यह होता है कि विकासशील देशों के आयात व निर्यात दोनों पर विकसित देशों का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार विकासशील देशों के आर्थिक विकास में सहायक नहीं होते हैं। देखिए इसका आंसर बना आपका ए आंसर। नेक्स्ट, विभिन्न उत्पादन संभावना वक्रों और समान उदासीन वक्रों के व्यापार करने का प्रभाव एक देश को क्या बनाना होता है। ए, उपभोग में अपेक्षाकृत अधिक विशेषज्ञ तथा अधिक में मतलब जो है उत्पादन में विशेषज्ञ, उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक विशेषज्ञ और उपभोग में विशेषज्ञ। सी, उपभोग और उत्पादन दोनों में ही एक कम विशेषज्ञ। डी, उपभोग और उत्पादन दोनों में ही अधिक विशेषज्ञ। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है डी आंसर, ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए विभिन्न उत्पादन संभावना वक्रों और समान उदासीनता वक्रों के साथ व्यापार करने से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के समक्ष अनेक विकल्प होंगे और इससे दोनों के में विशेषज्ञ बढ़ेगी। देखिए इसका आंसर बना डी। नेक्स्ट, टैरिफ का लगाना। टैरिफ लगाने वाले देशों में आय वितरण का बदल दुर्लभ, उत्पादन के पक्ष में बहुल्य, उत्पादन के विपक्ष में करेगा। किस रूप में जाना जाता है। एक, लियोटिक विरोधाभास, लर्नर विरोधाभास, स्टेपलर सैमुअल्स प्रमेय, मेटजल विरोधाभास। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि यह है स्टेपलर सैमुअल्सन प्रमेय। अब देखिए इसमें जो है यानी कि स्टेपलर सैमुअल्सन प्रमेय के अनुसार टैरिफ लगने वाले देशों में आय वितरण का बदलाव दुर्लभ उत्पादन के पक्ष में तथा बहुल्य उत्पादन के विपक्ष में ही करेगा। तो आंसर बना इसका सी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब उत्पादन गहन विपर्स उत्पन्न होता है, देखिए अब जो है तब हेक्सर्स ओलियन ट्रेड मॉडल असफल हो जाता है, तब उत्पादन की कीमतें समनीकरण प्रमेय असफल हो जाता है, तब एक उत्पादन के दूसरे उत्पादन के लिए स्थानापति लोच के उत्पादन में अत्यधिक होती है। आंसर इसमें देखिए अब जो है केवल एक, बी में 2, सी में 1 2, डी में 1 2 3। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा डी आंसर बन जाएगा 1 2 3। अब देखिए इसमें जो है अगर हम जो है उत्पादन गहन विपर्स की स्थिति में हेक्सर ओलियन ट्रेड मॉडल तथा उत्पादन कीमत समनीकरण प्रमेय असफल हो जाते हैं, इस स्थिति में एक साधन के दूसरे साधन के लिए स्थानापन्न लोच अत्यधिक होती है। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार पक्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुक्त व्यापार उत्पाद आय रोजगार को अधिकतम करता है, मुक्त व्यापार एक अधिकारी को रोकता है, मुक्त व्यापार घरेलू उद्योग को संरक्षण देता है। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा इसमें यानी कि ये बन जाता है 1 और 2, 1 और 2 आंसर बन गया बी, ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं इसकी, देखिए मुक्त व्यापार के जो लाभ क्या होते हैं। एक तो इसमें देखिए उत्पादन आय और रोजगार में वृद्धि होती है, फ्री ट्रेड जिसे बोलते हैं हम जो है। दूसरे, एकाधिकारी संघों पर रोक लगती है। तीसरी बात आती है बाजारों का विस्तार होता है, अधिकतम सामाजिक उत्पादन होता है, यानी कि अधिकतम सामाजिक उत्पादन होता है, उपभोक्ता के समक्ष अधिक विकल्प होते हैं और उत्पादन रीतियों में सुधार होता है, संरक्षण संबंधी देशों का निवारण होता है। देखिए इससे जो है मुक्त व्यापार से और अन्य भी बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए आंसर बना इसमें बी आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अधिकता होती है? उत्पादन की रूपांतरण सीमांत दर एमआरटी उपभोग के स्थापन सीमांत दर एमआरएस के बराबर होती है। उत्पादन की एमआरटी उपभोग के एमआरएस से अधिक होती है। उत्पादन की एमआरटी उपभोग की एमआरएस से कम होती है। उत्पादन की एमआरटी उपभोग के एमआरएस अंतरराष्ट्रीय की अनुपात में बराबर होते हैं। देखिए इसमें आंसर बन जाता है, इसका ए आंसर बन जाता है, यानी ये ए आंसर हो जाता है इसका। ये अगर हम देखिए मान लीजिए है, अगर मान लीजिए यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार संरक्षण किसमें देखते हैं हम जो है, अगर प्रचुर साधन की जो कीमत है, दूसरी तरफ है दुर्लभ साधन की जो कीमत है, देखिए आप जो है, यानी कि देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए यानी ये आंसर बन जाता है इसमें, सॉरी इसका डी आंसर बनेगा। जो है ये हमने सॉल्व कर दिया, आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि उत्पादन के एमआरटी और उपभोग के एमआरपी अंतरराष्ट्रीय की अनुपात के बराबर होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ उस स्थिति में अधिकतम होते हैं जबकि उत्पादन की एमआरटी और उपभोग की एमआरएस अंतरराष्ट्रीय कीमतों अनुपात के बराबर होती है। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन कीमतों को बढ़ा देता है, दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है, उसी प्रकार संरक्षण दुर्लभ साधन की कीमत को बढ़ाता है और प्रचुर साधन की मात्रा को कीमत को घटाता है। दुर्लभ साधन की कीमत को घटाता है और प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ाता है। प्रचुर साधन के साथ साथ दुर्लभ साधन की कीमत को घटाता है। दुर्लभ और प्रचुर साधनों की कीमतों को भी प्रभावित नहीं करता है। देखिए आंसर बनेगा इसमें ए आंसर बन जाता है। दुर्लभ साधन की कीमत को बढ़ाता है और प्रचुर साधन की कीमत को घटाता है, तो आंसर बन जाता है ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर जो है फ्री ट्रेड की बात करते हैं, यहां पर जो है प्रचुर साधन की जो कीमत है वो वृद्धि होती है और दुर्लभ साधनों की कीमतों में कमी होती है। कौन सी स्थिति में? स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड की स्थिति में। वहीं पर देखिए संरक्षण के अंतर्गत जो है प्रचुर मात्रा की कीमत संरक्षण में कमी आती है और वहीं पर दुर्लभ साधनों की कीमतों में वृद्धि होती है। अब देखिए इस प्रकार जो है स्टोपलर और सैमुएल्सन ने संरक्षण के संदर्भ में किसी भी देश की या किसी भी देश में मजदूरी के स्तर का समर्थन किया है। देखिए इसमें आंसर बन जाता है ए आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके व्यवहारिक परीक्षण से लियोनटिक विरोधाभास प्राप्त हुआ है? अब लियोनटिक विरोधाभास की बात करते हैं, देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसमें ए हेक्सचर-ओलियन सिद्धांत, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा ए हेक्सचर-ओलियन सिद्धांत, तो आंसर बन जाता है ए। अब देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं हेक्सचर-ओलियन मॉडल के सत्यापन के संबंध में, प्रथम व्यापक प्रयत्न जो था वो लियोनटिक ने सन 1951 में किया था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि बाकी विश्व के मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजी की सापेक्षता बड़ी मात्रा या फिर श्रम की सापेक्षता थोड़ी मात्रा है, फिर भी अमेरिका में श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात किया जाता है। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन उस देश के व्यापार शेष को उसमें सुधार किया जा सकता है, जबकि देखिए इसमें क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये पहले क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब देखिए इसमें जो है यानी कि उसके निर्यात की मांग की कीमत की लोच अधिक होगी। इसको देखिए मतलब जो है इसके ढंग से देखिए आप जो है ये सही है। उसके बाद उसके निर्यातों और आयातों के अंश ऊंचा होगा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए मैं पहले बताया था अवमूल्यन में निर्यात में वृद्धि होती है, आयात में घटती होती है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके आयातों की मांग कीमत लोच अधिक होगी, बिल्कुल सही है आपकी है। उसके बाद उसके आयातों और आवश्यक वस्तु अधिक हो, नहीं, इसका आंसर बन जाएगा 1 और 3, यानी आंसर बन जाता है इसका, वो बन जाता है डी आंसर, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए आप जो है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। अब इन पे विचार करना आपको, देखिए आप जो है गेट, आईएमएफ,
WTO अंतरराष्ट्रीय विकास। अब इनका संगठनों का जन्म सही कालक्रम बनाए। अब देखिए गेट है 1948, गेट जो है वो 1948 में एस्टेब्लिश होता है। वहीं पर देखिए IMF जो है 1944, 1944। उसके बाद देखिए IDA जो है 1960, अंतरराष्ट्रीय 1960। उसके बाद WTO आया था 1995, 1995। इस तरह से इसका देखिए मतलब जो है समीकरण देख लीजिए, इसमें आंसर बनेगा सी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड इकोनॉमिक्स के लेखक देखिए इसमें है रॉबर्ट मुंडेल, आंसर बनेगा इसका ए। देखिए मैंने ये इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा डिस्कस किया आपके साथ जो है। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।